नमस्ते छात्रों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के इस सुपर एनर्जेटिक और बेहतरीन सेशन में हम सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th हिंदी लिटरेचर की एक ऐसी पावरफुल और इमोशनल पोएम को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ एक कविता नहीं है बल्कि हमारी सोसाइटी का एक कड़वा सच है। बात हो रही है महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अमर रचना वह तोड़ती पत्थर की। इस क्लास में हम सिर्फ समरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि कविता की एक एक लाइन, उसका डीप मीनिंग, इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस यानी अलंकारों को इतनी डिटेल में समझेंगे कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आरटीसी हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, हर जगह फुल मार्क्स स्कोर करना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए फुल फोकस के साथ अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए क्योंकि ये एक्सप्लेनर बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेकिन इस मास्टरपीस को शुरू करने से पहले यहाँ रुककर जरा गहराई से सोचिए। एक बहुत ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। क्या कभी रास्ते पर चलते हुए हम सबने उन ग्रैंड आलीशान बिल्डिंग्स को देखते हुए उनके पीछे छुपे हुए मजदूरों के स्ट्रगल को नोटिस किया है? हम आराम से ठंडी छांव में चलते हैं, एसी गाड़ियों में घूमते हैं, पर क्या कभी उन श्रमिकों, उन लेबरर्स को ध्यान से देखा है जो कड़ी धूप में पसीना बहाकर ये सड़कें और बिल्डिंग्स बनाते हैं? ये सवाल सीधा हमारे स्टूडेंट लाइफ और इंसानियत से जुड़ता है। निराला जी ने बिल्कुल यही दर्द महसूस किया था और आज हम उनके उसी डीप एम्पैथी और इमोशन को महसूस करेंगे। इस कविता का एक एक शब्द हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आज के सेशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हुक और कॉन्टेक्स्ट, फिर प्रथम पद्यांश का ऑब्जर्वेशन, द्वितीय पद्यांश की तपती परिस्थितियां, तृतीय पद्यांश का क्लाइमैक्स और अंत में एक रैपिड रिवीजन रैप अप जिसमें हम ढेर सारे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। पृष्ठभूमि, कवि और युग का संदर्भ। हिंदी साहित्य के इतिहास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का स्थान एक चमकते सूरज की तरह है। वो छायावाद यानी छायावादी एरा के 4 प्रमुख पिलर्स में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था, लेकिन उनका जीवन बहुत सारे संघर्षों और दुखों से भरा रहा। उनकी पत्नी और फिर उनकी सबसे प्यारी बेटी सरोज का निधन हो गया, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन इसी पर्सनल पेन ने उन्हें समाज के दुखों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना दिया। उनकी प्रमुख रचनाओं में अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और सरोज स्मृति शामिल हैं। निराला जी समाज में फैली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता और एक्सप्लॉयटेशन, शोषण को देखकर बहुत बेचैन होते थे। इस पोएम का उद्देश्य ही यही है कि समाज का ध्यान उस शोषित मजदूर वर्ग की तरफ खींचा जाए जिसे सब इग्नोर कर देते हैं। ये कविता उनकी डीप एम्पैथी यानी समानुभूति से जन्म लेती है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत क्रूशल है। लगभग 1918 से 1936, 1918 से 1936 का जो टाइम था, उस मेन स्ट्रीम पोएट्री को छायावाद कहा जाता था। ये दौर गांधी युग का था और भारत का आज़ादी का संघर्ष अपने पीक पर था। लेकिन यहाँ निराला जी ने छायावाद की जो रोमांटिक और काल्पनिक दुनिया थी, उससे बाहर निकलकर प्रगतिवाद, प्रोग्रेसिविज्म की तरफ कदम बढ़ाया। इस समय की कविताओं में एक तरफ इंडिविजुअल फ्रीडम की बात थी तो दूसरी तरफ नेशनल अवेकनिंग की। ये कविता पुरानी परंपराओं के खिलाफ एक सॉलिड रिएक्शन है। यहाँ फोकस नेचर की ब्यूटी से शिफ्ट होकर इंसानियत, स्ट्रगल और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर आ गया है। इस कविता में शोषक, एक्सप्लॉइटर और शोषित, एक्सप्लॉइटेड के बीच का कंट्रास्ट इतनी पावर के साथ हाईलाइट किया गया है कि ये आज के समय में भी पूरी तरह रेलेवेंट है। अगर एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट लिखना हो तो ये प्रगतिवादी अप्रोच वाले पॉइंट्स जरूर मेंशन होने चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अवलोकन, प्रथम पद्यांश का डीप एक्सप्लेनेशन। कविता की शुरुआत होती है इन बेहद पावरफुल और डायरेक्ट लाइन से। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इन लाइंस में कोई घुमा फिराकर बात नहीं की गई है। कवि यहाँ क्लियरली लोकेशन बता रहे हैं, इलाहाबाद का पथ यानी सड़क। ये कोई इमेजिनरी दुनिया की परी की कहानी नहीं है, ये एक पक्की और सच्ची घटना है। कवि ने लोकेशन का नाम देकर इस सीन को हाईली ऑथेंटिक और रिलेटेबल बना दिया है। कवि खुद इस घटना के आई विटनेस यानी साक्षी हैं। बोर्ड एग्जाम में ये लाइन आरटीसी यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन साबित करती है कि ये पोएम रियलिटी से सीधी जुड़ी हुई है और कवि का यथार्थ यानी रियलिज्म यहाँ साफ छलकता है। कवि आगे उस स्त्री का बहुत ही जीवंत चित्रण करते हैं। कोई न छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, शाम तन भर बंधा यौवन, नत नयन,
प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। वो औरत जहां बैठी है वहां एक भी छायादार पेड़ नहीं है, लेकिन यहाँ एक शब्द है स्वीकार। उसे ये कड़ी धूप और ये स्ट्रगल एक्सेप्टेड है। वो अपने भाग्य को कोस नहीं रही है, कोई कंप्लेंट नहीं कर रही है। अब उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखिए। शाम तन यानी कड़ी धूप में काम करने की वजह से उसका रंग सांवला पड़ गया है, जो उसकी मेहनत का सच्चा प्रतीक है। भर बंधा यौवन, वो एक यंग, फिजिकली फिट और मजबूत औरत है। नत नयन, नत मतलब झुकी हुई, उसकी आंखें झुकी हुई हैं, जो दिखाता है कि उसका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर है। इधर उधर दुनिया को देखने की उसे फुर्सत नहीं है। और सबसे बढ़कर प्रिय कर्मरत मन, उसका मन पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ है, मानो ये कठोर काम ही उसका सबसे प्रिय कर्म हो। उसके हाथ में एक गुरु हथौड़ा है। गुरु का मतलब होता है भारी। उस भारी हथौड़े से वो बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही है। क्या हमने कभी अपनी लाइफ में ऐसा डेडिकेशन फील किया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इस स्टैंजा के सेकंड हाफ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम वोकैबुलरी आती है। कवि आगे कहते हैं, सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्राकार। चलिए इन शब्दों को डिकोड करते हैं। अट्टालिका का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे आलीशान मकान या हाई मैंशंस। प्राकार का मतलब है बाउंड्री वॉल्स या मजबूत चहारदीवारी। और तरु मालिका का अर्थ है पेड़ों की सुंदर पंक्तियां। इन शब्दों का मीनिंग अपनी नोटबुक में तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये सीधे पूछे जाते हैं। जैसे सेंटेंस में यूज करें तो, सेठ जी की अट्टालिका बहुत विशाल थी। ये सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं हैं, ये शब्द अमीर वर्ग यानी वेल्दी क्लास की लग्जरी और उनकी उस दुनिया को दर्शाते हैं जो आम गरीब जनता से बहुत दूर, ऊंची और सेफ दीवारों के पीछे सुरक्षित है। और ये पॉइंट बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से पोयम का कोर विरोधाभास यानी डायकॉटमी इलुस्ट्रेट करता है। एक तरफ एक मजदूर औरत की रियलिटी देखिए, झुलसाने वाली कड़ी धूप है, सिर पर जीरो शेड है और हाथ में एक बहुत भारी हथौड़ा है। दूसरी तरफ वेल्दी रियलिटी है, आलीशान मैंशंस, अट्टालिका, जिन्हें पेड़ों की ठंडी छांव, तरु मालिका और ऊंची ऊंची सेफ दीवारों प्राकार ने घेर रखा है। ये एक एक्सट्रीम आयरनी और सोशल इनइक्वालिटी को बहुत जोरदार तरीके से दर्शाता है। जो मजदूर इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अपने खून पसीने से बनाते हैं, उनके पास खुद धूप से बचने के लिए एक पेड़ की छांव तक नहीं है, और जो लोग उन महलों में रहते हैं वो अंदर आराम से हर लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं। एग्जामिनर्स लॉन्ग आंसर्स में इस शोषक और शोषित यानी एक्सप्लॉइटर वर्सेस एक्सप्लॉइटेड के कंट्रास्ट को डेफिनेटली ढूंढते हैं, तो इसे अपने आंसर में हाईलाइट करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बोर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कवि ने इस कविता को स्टार्ट किया है वह सर्वनाम यानी प्रोनाउन से, वह तोड़ती पत्थर। उन्होंने इस औरत का कोई नाम क्यों नहीं रखा? यहाँ रुककर जरा सोचिए। अगर कवि चाहते तो उसे राधा, सीता या कोई भी नाम दे सकते थे, लेकिन नाम न देकर कवि ने उसे एक यूनिवर्सल सिंबल बना दिया है। ये सिर्फ इलाहाबाद की सड़क पर बैठी किसी एक मजदूर की कहानी नहीं है, बल्कि ये देश और दुनिया के हर उस शोषित लेबरर, हर उस मजदूर औरत की आवाज़ है जो इस तरह के मुश्किल हालातों में काम कर रही है। वह कहने से ये मैसेज ब्रॉड और यूनिवर्सल हो जाता है। यह एक्सप्लेनेशन आपके आरटीसी आंसर्स को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगा। अब हम एंटर करते हैं सेक्शन 3 में, परिस्थितियां, द्वितीय पद्यांश की भयंकर गर्मी। दूसरे स्टांजा में कवि कहते हैं, चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। अब धूप धीरे धीरे और चढ़ रही है, गर्मी के भयंकर दिन है और दिवा यानी दिन का रूप एकदम तमतमाता हुआ है। दिवा एक इंपॉर्टेंट वोकैब वर्ड है जिसका मतलब है दिन। जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में तमतमा जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है, वैसे ही आसमान से सूरज मानो आग बरसा रहा है। यहाँ कवि का सेंसरी शब्दों का यूज देखिए, जिसे विजुअल इमेजरी कहा जाता है। झुलसाती हुई लू चल रही है, जो इंसान की स्किन को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर तक जला देने का एहसास कराती है। ये टाइमलाइन देखिए, धूप का चढ़ना, फिर झुलसाने वाली लू का चलना और फिर दोपहर का वो असहनीय समय। कवि आगे कहते हैं, रुई जौ, जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर व तोड़ती पत्थर। सुबह की धूप अब एक अनबियरेबल दोपहर में बदल चुकी है। लू के थपेड़ों से आसपास उड़ती हुई धूल, गर्द इतनी गर्म हो गई है कि वो आग की चिंगारियों, चिंगी की तरह लग रही है। यहाँ गर्द का मतलब है धूल और भू का मतलब है धरती। आसमान और धरती के बीच धूल का एक गुबार और चिंगारियां छा गई हैं और प्रायः हुई दोपहर यानी लगभग दोपहर का पीक टाइम हो चुका है।
हम सब जानते हैं कि गर्मियों की दोपहर में बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे जानलेवा और एक्सट्रीम मौसम में भी वो औरत बिना रुके अपना सिर झुकाए पत्थर तोड़ने के काम में डटी हुई है। उसका ये फोकस स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है वो है लिटरेरी डिवाइस यानी अलंकार। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। रुई ज्यों जलती हुई भू, यहाँ कौन सा अलंकार है? जी हाँ, यहाँ उपमा अलंकार सिमिली का बहुत ही बेहतरीन और सटीक प्रयोग हुआ है। कवि ने भयंकर गर्मी में तपती हुई धरती भू की तुलना रुई कॉटन के जलने से की है। जब रुई जलती है तो आग की बड़ी बड़ी लपटें बाहर नहीं दिखती, बल्कि वो धीरे धीरे बिना आवाज किए अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। ठीक उसी तरह ये धरती बाहर से शायद शांत दिख रही हो, पर गर्मी के मारे अंदर से भयंकर रूप से तप और सुलग रही है। इसके अलावा गुरु हथौड़ा हाथ में ह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये सारे पॉइंट्स पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो इन्हें एकदम रट लीजिए। अब बढ़ते हैं पोएम की सबसे डीप और इमोशनल पार्ट की तरफ। सेक्शन 4, चरमोत्कर्ष, तृतीय पद्यांश। इन फाइनल लाइंस पर फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। जब उस मजदूर स्त्री ने नोटिस किया कि कवि बहुत देर से उसे ही देख रहे हैं, तो उसने एक बार उस आलीशान भवन, उस अट्टालिका की तरफ देखा। पर यहाँ उसकी कैरेक्टर एनालिसिस देखिए। उसकी आंखों में कोई दीनता नहीं थी, कोई बिचारगी नहीं थी, किसी से दया की भीख नहीं थी, और ना ही अमीर लोगों के प्रति कोई ईर्ष्या जेलसी थी। उसने कवि को एक ऐसी दृष्टि से देखा जो मार खा रोई नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि उसने इस बेरहम समाज का हर शोषण सहा है, जीवन की भयंकर हार्डशिप्स झेली हैं, पर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान कभी नहीं खोया। वो लोई नहीं, वो टूटी नहीं। उसकी आत्मा और उसका स्वाभिमान अपराजय है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। इस साइकोलॉजिकल क्लाइमैक्स की डेप्थ को समझिए। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वो कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। कवि कहते हैं कि उन दोनों के बीच आंखों ही आंखों में जो एक बिना शब्दों का साइलेंट एक्सचेंज हुआ, उसकी प्योर डिग्निटी ऐसी थी जैसे सितार के तार टूटने पर, जिसे छिन्न तार कहा गया है, एक अजीब और दर्द भरी झंकार उठती है। कवि ने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसी म्यूजिक, ऐसी झंकार पहले नहीं सुनी थी। ये किसी बेचारी की नहीं, बल्कि एक मजबूत आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की आवाज थी। एक पल के लिए उस फिजिकली फिट सुघर औरत का शरीर उस इंटेंस मोमेंट में थोड़ा कांपा। उसके माथे से मेहनत के पसीने की बूंदें सीकर नीचे गिरी और वो वापस अपने पत्थर तोड़ने के काम में पूरी तरह से लीन हो गई। सीकर का मतलब पसीने की बूंदें होता है, इसे याद रखिएगा। वो ऐसे काम में लग गई जैसे बिना बोले ही दुनिया से कह रही हो, मैं तोड़ती पत्थर। इस पोएम का एक बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ये फाइनल शिफ्ट इन प्रोनाउंस यानी सर्वनाम का बदलना। ध्यान दीजिए, कविता शुरू होती है थर्ड पर्सन में, वह तोड़ती पत्थर, जो कहीं ना कहीं एक हेल्पलेसनेस या एक आम ऑब्जर्वेशन का भाव देता है। पर कविता एंड होती है फर्स्ट पर्सन में, मैं तोड़ती पत्थर। ये ट्रांजिशन बहुत पावरफुल है। ये उस औरत के एक फेसलेस विक्टिम से लेकर एक एम्पावर्ड सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल बनने का प्रतीक है। वो सिर्फ सड़क पर पड़े पत्थर नहीं तोड़ रही है, बल्कि इनडायरेक्टली वो इस समाज के पत्थर दिल सिस्टम, रूढ़ियों और सामाजिक असमानता को तोड़ने का संकल्प ले रही है। ये चेंज ऑफ प्रोनाउन एग्जाम में डीप मीनिंग क्वेश्चंस के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। इसे अपने आंसर में लिख देंगे तो फुल मार्क्स पक्के हैं। चलिए अब मूव करते हैं अपने फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 5, रैपिड रिवीजन और एग्जाम मास्टर क्लास। यहां हम सारे क्रूशियल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने के लिए चलिए पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चंस का एक क्विक राउंड करते हैं। इनके आंसर्स ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, कविता में स्त्री कहाँ और क्या कर रही है? उत्तर, स्त्री इलाहाबाद की सड़क पर कड़ी धूप में भारी हथौड़े से पत्थर तोड़ रही है। दूसरा, गुरु हथौड़ा हाथ से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, गुरु का अर्थ भारी है, जो उस स्त्री के कठिन और थका देने वाले परिश्रम को दर्शाता है। तीसरा, श्याम तन भर बंधा यौवन क्या दर्शाता है? उत्तर, ये स्त्री के कर्मठ होने, धूप में जलकर सांवले हुए रंग और उसके स्वस्थ मजबूत शरीर को दिखाता है। चौथा, अट्टालिका और प्राकार किसका प्रतीक हैं?
उत्तर, ये पूंजीपति वर्ग, अमीर लोगों की विलासिता और उनके सुरक्षित स्वार्थी जीवन के प्रतीक हैं। 5वां, रुई ज्यों जलती हुई भू में कौन सा अलंकार है? उत्तर, यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि तपती धरती की तुलना जलती हुई रुई से की गई है। 6, स्त्री ने कवि की ओर किस दृष्टि से देखा? उत्तर, उसने कवि को स्वाभिमान से भरी उस दृष्टि से देखा जो मार खा रोई नहीं। 7वां, जो मार खा रोई नहीं का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि स्त्री ने समाज के अत्याचार सहे हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानी और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाई। 8वां, पसीने की बूंदों सीकर के गिरने का क्या महत्व है? उत्तर, ये बूंदें उसकी कठोर मेहनत और स्वाभिमान से भरे श्रम की पवित्र निशानी है। 9वां, कविता का शीर्षक व तोड़ती पत्थर क्यों रखा गया है? उत्तर, क्योंकि पूरी कविता इसी यथार्थवादी दृश्य पर केंद्रित है जो श्रमिक वर्ग के निरंतर संघर्ष को दिखाता है। 10वां, छिन्न तार सितार से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, जिस तरह सितार का तार टूटने पर एक तीव्र ध्वनि निकलती है, वैसे ही उस स्त्री की दृष्टि से कवि के मन में एक तीव्र वेदना और झंकार उत्पन्न हुई। अब आते हैं 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर, जो 5 से 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, वह तोड़ती पत्थर कविता का मूल भाव स्पष्ट करें। इसके उत्तर में आपको लिखना है कि इस कविता का मूल भाव है सामाजिक शोषण का विरोध, अपोजिशन टू एक्सप्लॉयटेशन, शारीरिक श्रम के प्रति अपार सम्मान और समाज में व्याप्त गहरी आर्थिक विषमता, इनइक्वालिटी को बेनकाब करना। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, श्रमिक स्त्री का चरित्र चित्रण, कैरेक्टर एनालिसिस कीजिए। इसमें आप लिखेंगे कि वो कर्मठ है, प्रीकर्मरत मन, स्वाभिमानी है, मार खा रोई नहीं, साहसी है, भयंकर गर्मी में डटी है और एकाग्रचित्त है, नथ नयन। तीसरा, शोषक और शोषित वर्ग के बीच का अंतर कैसे दर्शाया गया है? उत्तर में आपको अट्टालिका और पेड़ों की छांव, अमीर वर्ग का कॉन्ट्रास्ट, कड़ी धूप और बिना छांव वाले रास्ते मजदूर वर्ग के साथ करना होगा। चौथा, इसमें प्रगतिवाद का संगम कैसे दिखना है? इसमें आपको बताना है कि निराला जी ने कल्पना लोक को छोड़कर यथार्थ रियलिटी का चित्रण किया है, जो प्रगतिवादी चेतना की मुख्य विशेषता है। और 5वां लॉन्ग क्वेश्चन, मैं तोड़ती पत्थर पंक्ति के माध्यम से क्या दर्शाया गया है? इसमें आपको प्रोनाउन शिफ्ट समझाना है कि कैसे ये पंक्ति स्त्री के आत्मविश्वास, उसकी चेतना और समाज की रूढ़ियों को तोड़ने के उसके मजबूत इरादे को प्रकट करती है। इसके साथ ही शिल्प सौंदर्य में उपमा, अनुप्रास और विजुअल इमेजरी का जिक्र करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक्सीलेंट! हमने इस पोयम के सारे कॉम्प्लेक्स लेयर्स सक्सेसफुली डिकोड कर लिए हैं। इस सेशन के बाद इस पोयम पर आने वाले किसी भी ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को आप सब बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, लिटरेचर सिर्फ आंसर्स रटने का नाम नहीं है, ये इन इमोशंस और लेयर्स को फील करने का नाम है। जब आप उस मजदूर औरत के दर्द को, उसके स्वाभिमान को समझकर अपना आंसर लिखेंगे, तो कोई भी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने से नहीं रोक पाएगा। अब आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैप्टर के लिए 100% पक्की हो चुकी है। टू रैप अप, इस क्लास को एक डीपली थॉट प्रोवोकिंग मेटाफर के साथ एंड करते हैं। अगर वो मजदूर औरत जिन पत्थरों को बार बार तोड़ रही हैं, वो पत्थर असल में हमारे एपैथेटिक, पत्थर दिल और इनसेंसिटिव समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सबको मिलकर इन सामाजिक असमानता के पत्थरों को पूरी तरह से तोड़ने के लिए क्या करना होगा? इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा और सोचिएगा। इसी तरह गहराई से सीखते रहिए, डीप सोचते रहिए और अपने एग्जाम्स के लिए पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। जल्दी मिलते हैं लिटरेचर के एक और बेहतरीन विश्लेषण में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।